हेलो डियर स्टूडेंट, आज से क्लास 10th का रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी एंड आरएस दोनों के क्वेश्चन। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रियल नंबर, चैप्टर का नेम क्या है आपका? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, पहले आप मुझे बताइए नंबर क्या होते हैं। नंबर क्या होते हैं? आपने क्या पढ़ा है नंबर के बारे में? क्लास 9th में हमने नंबर के बारे में जाना था, फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम में, जिसमें आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये आपको याद होंगे। अगर नहीं है तो मैं एक बार गो थ्रू करा देती हूँ नंबर लाइन के थ्रू। ये हमारी नंबर लाइन होती है, ये 0, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड ये नेगेटिव इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 6 ये सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो हमें नेचर से मिले हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ये नंबर मुझे नेचर से मिले हैं तो इसे मैंने क्या कह दिया? नेचुरल नंबर। अब इस नंबर में जब हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं, मुझे नंबर की कंप्लीट सीरीज़ मिल गई। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? होल नंबर। क्लियर है? अब होल नंबर में अगर मेरे नेगेटिव भी आ जाते हैं तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? आपके इंटीजर्स। आपके नेचुरल नंबर कैपिटल N से डोनेट करा जाता था, होल नंबर आपका कैपिटल W से एंड इंटीजर्स Z से। आई थिंक सो याद होगा ये सबको। अब देखिए नंबर्स क्या होते हैं, मैं आपको नंबर्स बता रही थी। नंबर और डिजिट में और मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार यही कहती हूँ। नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है? अगर मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका पूरा एक नंबर है। ये आपका पूरा क्या है? एक नंबर। पूरा नंबर इसमें कितना है? एक। मतलब ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 मिलकर एक नंबर बना। अब मैं इसमें आपसे पूछूं डिजिट कितनी है? इसमें डिजिट कितनी है तो आप क्या बोलोगे? मैम 7। इसमें 7 डिजिट हैं। नंबर कितने हैं? एक। और डिजिट कितनी है आपकी? 7। आई थिंक सो नंबर समझ आया होगा। अब रियल नंबर पे आ जाइए। रियल नंबर क्या होता है? रियल, आपने ये भी अपना 9th में पढ़ा होगा। रियल नंबर हमने बांटे थे रेशनल नंबर में एंड इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब जल्दी से याद करिए, रेशनल नंबर कौन से नंबर थे एंड इरेशनल नंबर कौन से नंबर? जल्दी से याद करिए, मैं इसे रब कर देती हूँ। रेशनल नंबर कौन से नंबर थे एंड इरेशनल नंबर कौन से नंबर थे? ऐसे नंबर जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। P/Q की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, जिसमें P और Q आर इंटीजर्स। P और Q इंटीजर्स होते हैं। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जिसमें Q 0 नहीं होता। मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों 0 क्यों नहीं होता। इसका मेन एक्सप्लेनेशन है क्यों नहीं होता, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। देन इरेशनल नंबर बताइए कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिसकी P/Q की फॉर्म नहीं होती, क्योंकि रेशनल नंबर में जब P/Q आ रहा है तो उसका अपोजिट देख रहे हैं, तो मेन P/Q की जिसकी फॉर्म नहीं होती। और क्या होता है? हमारे रूट वाले, √2 √3, ये हमारे इरेशनल नंबर हैं। आपको याद होगा आपने पढ़ा था टर्मिनेटिंग, डेसिमल की
3 फॉर्म पढ़ी थी आपने, कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी थी? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, स्पेलिंग गलत हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग। रिकरिंग से मतलब था रिपीटिंग, दिख रहा है ना? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, इसमें P अपॉन Q की फॉर्म रेशनल नंबर कौन होता है और इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? बताइए। टर्मिनेटिंग नंबर जो थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो थे आपके, वो कौन से थे? रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। टर्मिनेट होना, नंबर का एग्जैक्ट नंबर वैल्यू मिल जाना, तो हमारा P अपॉन Q की फॉर्म बना लेता था। याद आया? P अपॉन Q की फॉर्म बना लेता था। जब P अपॉन Q की फॉर्म आ गई तो ये कौन से नंबर हो गए? रेशनल नंबर। कौन से नंबर हो गए? रेशनल नंबर। एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे 0.16 था, तो अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया तो ये P अपॉन Q की फॉर्म आई। ये P अपॉन Q की फॉर्म मेरी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। सेम अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग पे पहुंच जाइए। रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कौन से आ गए? जिसमें 0, 1, 2, 3 पे बार होगा। और हम टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन से नंबर थे? ऐसे नंबर जो हमारे ना ही टर्मिनेट होते थे, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती थी, और ना ही जिसमें हमारा रिपीट करता था। एक एग्जांपल दे देती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8 अप टू सो ऑन चल ही रहा है। ऐसे नंबर जो मेरे रिपीट करते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म नहीं बना सकता। जब ये P अपॉन Q की फॉर्म नहीं बना सकते तो मेरे नंबर किस में आ गए? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये P अपॉन Q की फॉर्म नहीं बना सकते। अब मुझे बताइए, √2 √3, हम √2 का 1.41 समथिंग लिख लेते हैं, बट वो हम अप्रॉक्स करके लिखते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे तो आपको पूरे वैल्यू सॉल्व करके करनी पड़ेगी। तो ये इसकी वैल्यू जो होती है √2 की, वो आप कैलकुलेटर यूज़ करिएगा, √2 की वैल्यू निकालिएगा। इसकी 50 मिलियंस में वैल्यू जाती है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं बता सकते, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं आ सकता, इसलिए ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। और ये P अपॉन Q की फॉर्म में जो आ जाते हैं वो आपका क्या होते हैं? रेशनल नंबर। आई थिंक सो समझ आया होगा। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में बटा हुआ है। रेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया P अपॉन Q की फॉर्म होती है, और इर्रेशनल नंबर में मैंने बता दिया √2 √3, ये सारे आपके इर्रेशनल नंबर हैं। अब मुझे बताइए 22/7 और पाई रेशनल है इर्रेशनल है? 22/7 आपका रेशनल नंबर है एंड पाई 22/7 आपकी अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए वो P अपॉन Q की फॉर्म बना रहा है, तो ये रेशनल नंबर में आता है। लेकिन इर्रेशनल नंबर है, उसका कोई वो ना ही टर्मिनेट होता है, ना ही उसका रिकरिंग है, रिपीट नहीं होता नंबर, इसलिए उसे किस फॉर्म में डाला गया? इर्रेशनल में। अब समझ आया होगा रियल नंबर है क्या। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेगा। मैं पहले ही बोल रही हूँ आपसे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेगा। रेशनल नंबर इर्रेशनल क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म कौन सा नहीं बनाते हैं, डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग, ये आपने सब क्लास 9th में पढ़ रखा होगा। अब आ जाइए क्लास 10th में आपका क्या है, हम आते हैं एल्गोरिथम और लेमा। एल्गोरिथम क्या है और लेमा क्या है? एन एल्गोरिथम is a series of
वेल डिफाइंड स्टेप्स। क्या है एल्गोरिथम? सीरीज है हमारी किसकी? वेल डिफाइंड स्टेप्स की। जैसे कि हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ निकालने का आपको पता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। एचसीएफ निकालने का ये मेथड है, होती हैं लॉन्ग डिवीजन, फैक्टराइजेशन एंड डिफरेंस मेथड। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं कि मुझे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है 15 डिवाइडेड बाय 5, तो आप मेरे से क्या बोलेंगे? मैम 5 बाहर कर दीजिए, 15 अंदर रख लीजिए, एंड 5 3 जा 15 होता है, ये हमें पता है, और इसका रिमाइंडर 0 आ गया। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। यहाँ पे डिवाइज़र आपका 5 हो गया, डिविडेंड आपका 15, कोशेंट 3 एंड रिमाइंडर 0। ये हो गया डिवाइज़र 3, डिविडेंड 15, कोशेंट 3, रिमाइंडर 0। अब मुझे बताइए, क्या इसमें हम कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं कि अगर मैंने बोल दिया आपसे डिवाइड करना है, तो मैंने ऐसे बोल दिया 5 डिवाइड करिए 15 से, तो आप ये कहोगे कि 15 बाहर लिख दो, 5 अंदर लिख दो, तो हम डेसिमल में पहुंच जाएंगे। बट हमने तो ये पढ़ रखा है। तो ये क्या है? ये वेल डिफाइंड की सीरीज है, वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज, वो हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। ये क्लियर होगा आई थिंक सो। अब देखिए लेमा क्या होता है, पहले बेसिक समझ लीजिए। लेमा क्या होता है? लेमा एक ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट हम लेते हैं जो ऑलरेडी प्रूव है, उससे हम एक नई स्टेटमेंट प्रूव करते हैं, वो मेरी लेमा होती है। फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर, पहले तो ये लिख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं करी है मैंने, पॉजिटिव इंटीजर की बात करी है। a एंड b, पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r। q क्या है यहाँ पर? कोशेंट, एंड r क्या है यहाँ पर? रिमाइंडर। क्लियर है? Q क्या है? कोशेंट, R क्या है? रिमाइंडर। सच दैट A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या है। देखिए अब मैंने आपसे बोल दिया ये वेल डिफाइंड स्टेप है, ठीक है, ये वेल डिफाइंड स्टेप है। आपने बोला मैम ठीक है, हमें ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है हमारा। अब इसमें आप मुझे बताइए, मैंने आपका ये मिसिंग कर दिया नंबर, मैंने आपका ये नंबर मिसिंग कर दिया और आपसे बोला मुझे डिविडेंड निकाल के बता दीजिए जिसका रिमाइंडर 0 है। मुझे डिविडेंड निकाल के बता दीजिए जिसका रिमाइंडर 0 है। तो आप मेरे से क्या कहेंगे? मैम ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये सबने पढ़ रखा होगा। तो आप मेरे से क्या कहेंगे? मैम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0, तो हमारा क्या आ गया? 15। तो यहाँ पे क्या होगा? 15। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी आई थिंक सो नहीं होगी। अब ये चीज़ हमने कहा, ये वेल डिफाइंड स्टेप था, ये मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये वेल डिफाइंड स्टेप था। इसमें मैंने इस प्रूवन स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट प्रूव करी, इस प्रूवन स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट प्रूव करी। जब ये मैंने स्टेटमेंट प्रूव करी तो ये मेरा क्या बन गया? लेमा। क्या बन गया बच्चों? लेमा। डिविडेंड को अगर मैं कैपिटल डी से डोनेट कर दूं, डिवाइजर को स्मॉल डी से, कोशेंट को क्यू से ही, एंड रिमाइंडर को आर से ही। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक सो। लेमा क्या है?
प्रूवन स्टेटमेंट जो हम कर रहे हैं उससे मैंने एक स्टेटमेंट और प्रूफ कर दी, वो मेरा लेमा बन गया। अब देखिए, अब मुझे बताइए जो रिमाइंडर है आपका, उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। तो आप बोलेंगे मैम हमने तो ये छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। क्वोशिएंट मेरा पॉजिटिव होगा, रिमाइंडर मेरा पॉजिटिव होगा। क्या हम ऐसा कभी लिखते हैं 5 4 ले लें इधर, 5 4 जा 20 और ये लिख दिया मैंने -4। क्या ऐसा कभी आपने देखा है? कहीं पे भी देखा हो तो आप बोलेंगे मैम गलत कर रहे हो आप, आपको नहीं आता। तो इधर क्या होगा 5 3 जा 15 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर की वैल्यू ध्यान से सुन लीजिएगा और ये करके देख लीजिएगा। रिमाइंडर की वैल्यू, बहुत सारे डिवाइड आप करके देख लीजिएगा, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। रिमाइंडर की वैल्यू 0 1, नीचे वाला रब कर दे रही हूँ, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। 0 1 2 3 4। क्या इसके अलावा कुछ भी मेरा रिमाइंडर मिल सकता है? आप बोलोगे नहीं, कभी भी बड़ी वैल्यू और इक्वल वैल्यू वो नहीं देता। 0 हो सकती है तो हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू बट लेस देन डी। डी क्या है आपका? डिवाइजर। मतलब क्या, 0 इज लेस देन आर इज डिवाइजर, मतलब 5। यही तो लिखा है कि 5 से ग्रेटर हमारी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आर की जो वैल्यू है, रिमाइंडर जो है आपका, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। यही हमारा लेमा कहता है। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका लिखने के लिए भी आया कि एल्गोरिथमिक लेमा लिखिए, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा होगा जो नहीं बता पाएगा। एल्गोरिथम दोबारा सुन लीजिए, एक सीरीज होती है वेल डिफाइंड स्टेप की। लेमा क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट से हम एक स्टेटमेंट और प्रूफ कर देते हैं। कंडीशन यही है कि पॉजिटिव ही लेते हैं, क्योंकि हमने कभी भी रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं देखा। वो आप देखेंगे अपनी हायर क्लासेस में, अभी हमें उस सब के बारे में डिस्कस नहीं करना। यूज इक्वलेट एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 1032। 272 एंड 1032 HCF निकालना है आपको। किसका? 272 और 1032 का। अब मुझे बताइए कैसे निकालेंगे HCF? आप बोलेंगे मैम हमारे पास 3 मेथड हैं जो हमने अपनी छोटी क्लासेस में सीखे थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक डिफरेंस मेथड। लेकिन आपकी बुक में अभी सिर्फ एक ही मेथड हमें गिवन है, जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको उसी से सॉल्व करके आना है। अब देखिए मेथड लिखने का क्या है, इसमें मेथड लिखने का ये है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट बस सॉल्व कर आइएगा एंड लास्ट में लिख दीजिएगा एंड HCF इज दिस। अगर आपका 2 मार्क्स में दे देते हैं तो थोड़ी सी इसके बारे में हमें बता दीजिएगा। सिंस अगर आपका 1 मार्क्स में आता है तो पहले मैं वैसे करा देती हूँ। 1032 बड़ा नंबर हम हमेशा अंदर रखते हैं, डिवाइजर को छोटा नंबर बोलते हैं, ये बाहर होता है एंड डिविडेंड आपका बड़ा होता है। ठीक है, अब यही मैं आपको लिखवा रही थी, सिंस 1032 इज ग्रेटर देन 272। बस आपको सिंपली ये लिखना है, वी डिवाइड 10, अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, वी डिवाइड 1032 बाय 272 और जो आपका क्वोशिएंट आए, रिमाइंडर आए, वो लिखना है। तो इससे पहले सॉल्व करते हैं। अभी तो मैं आपका डायरेक्ट सॉल्व कर दे रही हूँ। ये 3 टाइम्स जाएगा आपका, 3 टाइम्स जाने पर 816 आएगा, माइनस करेंगे तो आप कितना आएगा आपका 216
216। अब देखिए इधर हमने लिख दिया सिंस 1032 इज ग्रेटर देन 272 एंड सो वी डिवाइड 1032 बाय 272। सो वी डिवाइड 1032 बाय 272 एंड क्वोशंट क्या है आपका 3 एंड रिमाइंडर 216। हैंस बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख दीजिएगा पूरा। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना हो गया आपका 272। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा डिविडेंड 1032। ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट डाल के आप कर दीजिएगा। देन स्टेप सेकंड, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसे लिखेंगे आप तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन बोर्ड में इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हमारा प्रेजेंटेशन, कैसे हम अपनी कॉपी को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, टीचर आपका क्यों मार्क्स काटने लगा। एक आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए करने का। देखिए स्टेप सेकंड देखते हैं। अब जो हमारा रिमाइंडर बचा और जो यहाँ पे डिवीज़र है, हम जब तक करेंगे जब तक मेरा ज़ीरो नहीं आ जाता। हम जब तक करेंगे जब तक मेरा ज़ीरो नहीं आ जाता। अब इसे दोबारा से करेंगे तो ये तो 1 टाइम से जा रहा है। 2 1 6 6 56। सेम स्टेप आप दोबारा से लिख दीजिएगा। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन वी अगेन डिवाइड। ऐसे करके लिख दीजिएगा। देन वी अगेन डिवाइड एंड वी गेट क्वोशंट एज दिस एंड रिमाइंडर एज दिस। बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड दोबारा से लगा दीजिएगा। इससे दोबारा से करेंगे हम 56 216 टाइम। कितनी टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, दैट इज 168 आएगा आपका। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48। देन 48 56 1 टाइम्स 48, then 8, then 8 6 48। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है। जो आपका लास्ट में डिवाइज़र होता है वो ही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब क्या है इसका, देखिए अगर माइंड से आप सॉल्व करना चाहें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये तो 2 की टेबल में भी आ रहा है, आप वो डायरेक्टली देख सकते होंगे, ये 2 की टेबल में भी आ रहा है। देन फिर ये किसकी टेबल से जाएगा, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करिए, चेक कर सकते हैं 4 की डिविजिबिलिटी आपको याद होगी तो 4 की टेबल में जा रहा है, 2 की टेबल में जा रहा है, तो आप दिमाग डायरेक्ट लगा सकते थे कि इसका HCF 8 आएगा। मैथ्स ओरली करने से माइंड लेवल इंक्रीज होता है, रटना बंद करिए, क्योंकि आपको भी पता है हमारा अब पूरा CBSE प्लस ICSE बोर्ड चेंज कर रहे हैं हमारा फॉर्मेट, तो 11th में आपको बहुत चेंजेस मिलेंगे। तो आ जाइए, ये आई थिंक तो समझ आया होगा। सारे क्वेश्चन आपके NCERT प्लस RS सेम इसी मेथड से सॉल्व होंगे स्टार्टिंग के जो हैं। तो आज यहाँ तक रखते हैं, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सम एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ाऊँगी। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।